नमस्कार मित्रों। आज फिर हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के, जहां से कि चौंकाने वाले परिणाम नज़र आ रहे हैं। हाल ही में एक सर्वे हुआ है महाराष्ट्र को लेकर और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि सर्वे ने काफ़ी चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं। महाराष्ट्र, जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने सबसे पहले तो उन्होंने वहां पे उद्धव ठाकरे को तोड़ा, यानी शिवसेना को वो तोड़ चुके हैं। उसके बाद एनसीपी को भी वो तोड़ चुके हैं। शिवसेना में टूट-फूट हो चुकी है, एनसीपी में टूट-फूट हो चुकी है। और इसके बाद जो गठबंधन बना हुआ है, इंडिया जो महाविकास अघाड़ी था, उसमें उद्धव ठाकरे बने हुए हैं कांग्रेस के साथ। शरद पवार, उनके भतीजे अजित पवार जा चुके हैं एनडीए गठबंधन में, लेकिन शरद पवार इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं। इसमें सबसे रोचक चीज़ यह है कि 2 जुलाई को जब ये टूट फूट हो चुकी है, तो उस 2 जुलाई के बाद इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे आया है, उसे समझेंगे हम लोग। देखिए, अभी के महाराष्ट्र की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। उसके पहले नतीजे हम लोग जाने कि 2019 में क्या हुआ था। 2019 में महाराष्ट्र के एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी अकेले 23 सीट्स जीत कर आई थी और शिवसेना, ज्ञातों कि 2019 में शिवसेना में कोई टूट फूट नहीं थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बिल्कुल एकजुट थी और बीजेपी के साथ इनका अलायंस था। शिवसेना को आप देख सकते हैं 18 सीटें थीं और उसके अलावा अगर हम लोग देखें, एनसीपी को 4 सीटें, कांग्रेस को हम लोग देख रहे हैं 1 सीट, एआईएमआईएम को हम लोग देख रहे हैं 1 सीट और निर्दलीय 1 सीट। लेकिन अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में क्या परिणाम आए हैं। देखिए, इंडिया टुडे सी वोटर में अगर हम लोग देखें इसमें, तो ये जो टैली अभी आप 2019 में देख रहे हैं, बीजेपी नुकसान उठाते हुए काफ़ी नज़र आ रही है। यहाँ पे बीजेपी को एक नुकसान की स्थिति में है। शिवसेना अगर हम लोग देखें तो उद्धव ठाकरे गुट तो लाभ में है, लेकिन एकनाथ शिंदे समूह फिर से नुकसान की हालत में है। एनसीपी की अगर स्थिति देखते हैं मित्रों, तो एनसीपी में शरद पवार इंडिया गठबंधन के साथ होकर लाभ में हैं, लेकिन उनके भतीजे अजित पवार, उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और कांग्रेस, जिसे आप 1 सीटों के साथ देख रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बड़े गुड न्यूज़ की स्थिति है महाराष्ट्र से। यानी महाराष्ट्र में जो टैली अभी आप देख रहे हैं 2019 के नतीजों के, ये टैली बिल्कुल ही बदलने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव में, इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के अनुसार। देखिए, इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे की चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले, अगर हम लोग जो महाराष्ट्र में विभिन्न घटनाएं घटी हैं, यानी जिस तरह से वहाँ पे सबसे पहले उद्धव ठाकरे को के गुट को तोड़ा गया और तोड़ के एकनाथ शिंदे की सरकार तो पिछले साल बन गई। उसके बाद अगर अभी हम लोग देखें 2 जुलाई को नया घटनाक्रम घटती है, तो ये जो सर्वे है वो 14 जुलाई के बाद लिया गया सर्वे, यानी जब अजीत पवार सीधे सीधे बीजेपी गठबंधन में आ चुके थे, उसके बाद की तस्वीरें। बीजेपी की परेशानी को समझिए मित्रों। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए समस्या महाराष्ट्र एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना जो पूरी तरह से उस समय थी और प्लस भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों के साथ, शिवसेना 18 सीटों के साथ, 48 में से 41 लोकसभा सीटों पे एनडीए की जीत थी 2019 में। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2019 तो छोड़ दीजिए, 2014 में भी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका थी और उस समय भी महाराष्ट्र ने एनडीए को 48 में से 41 सीटें दी थी। लेकिन इस बार की स्थितियां काफ़ी गड़बड़ है, हालात काफ़ी गड़बड़ है। उन स्थितियों को देखते हुए ही, क्योंकि देखिए बीजेपी अकेले थी और जो महाविकास अघाड़ी में तमाम दल शामिल थे, तो उसके बाद उन स्थितियों को देखते हुए बीजेपी ने उद्धव ठाकरे में सेंध लगा दी, उनके संगठन को तोड़ दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता इन तमाम घटनाओं से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। यही कारण है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था इंडिया टुडे इंडिया टीवी CNX का सर्वे, उसमें भी हम लोगों को नजर आया था कि एकनाथ शिंदे उनको काफ़ी कम वोट प्रतिशत जा रहा है, उनकी सीटें भी काफ़ी कम जा रही हैं। मुश्किल से 2 सीट जो है कि उसमें भी वो जीत पा रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे
शिवसेना के जो परंपरागत पूरे वोटर्स हैं उनका पूरा समर्थन और मराठी मानुष के पूरे चीजों का समर्थन शिवसेना को मिल रहा है। यानी उद्धव ठाकरे तोड़ फोड़ के बाद भी पूरे मजबूत बने हुए हैं। अजित पवार जिनको लेके जो है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में उनको लाई थी और उनको उम्मीद था कि उसके बाद उनका वोट प्रतिशत बदल जाएगा, सीटों के गणित बदल जाएंगे, लेकिन अजित पवार भी अपने साथ वोट नहीं ला पा रहे हैं। जो एनसीपी के वोट हैं वो अभी भी शरद पवार के साथ बने हुए हैं। इसलिए राजनीतिक हवाले से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या चाणक्य अमित शाह ने अजित पवार एकनाथ शिंदे को तोड़ तोड़ के कहीं कोई राजनीतिक गलती कर दी? क्योंकि जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उनके परिणामों में यही चीज दिख रहा है कि महाराष्ट्र कहीं कहीं संकट की घड़ी बनी हुई है और वहां पे जनता ने इस प्रकार के तोड़फोड़ को, इस प्रकार के दल बदल को पूर्णतः अस्वीकार किया है। यही कारण है कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट के प्रति जनता में एक सम्मान की स्थिति दिख रही है, वो तमाम सर्वे में नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तो अभी सर्वे की स्थिति है। अगर सर्वे से पहले हम लोग देखेंगे तो उसके पहले भी जो तमाम चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों में आप उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तमाम जीत को आप देख सकते थे। लेकिन अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं उन आंकड़ों को कि इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में क्या है, देखते हैं। मित्रों देखिए, ये है आपके सामने में सी वोटर के सर्वे के परिणाम, जिसमें देख सकते हैं इंडिया 28 सीट और एनडीए 20 सीट। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी भी है, इसमें अजित पवार भी हैं, इसमें एकनाथ शिंदे भी हैं, फिर भी वो सब मिल के 20 सीटों पे ही जा रहे हैं। अगर पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अगर केवल बीजेपी की सीटें पिछले बार 23 थी, जबकि इस बार एनडीए कुल जमा पूंजी 20 सीटों पर सिमट जा रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान है। नुकसान में एकनाथ शिंदे हैं, नुकसान में अजित पवार हैं। महाराष्ट्र में बार बार बता रहा हूं, चूंकि देखिए जैसे जैसे समय का क्रम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंडिया की मजबूती महाराष्ट्र के तमाम सर्वे में मजबूत दिख रही है। इंडिया टुडे सीएनएक्स के, इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में जब हम लोगों ने देखा था तो वहां पे 24-24 सीटें दिखाई गई थी, यानी कांटे के टक्कर की स्थिति थी। वो एक पुराना सर्वे था, जबकि जो सी वोटर का सर्वे है वो उसके बाद का सर्वे है और यहाँ पे इंडिया काफ़ी आगे मजबूती के साथ दिख रही है। मित्रों, अब तो स्थिति यह है कि तमाम जैसे जैसे सर्वे आते चले जा रहे हैं वैसे वैसे अजीत पवार की स्थिति भी डगमगाती चली जा रही है, क्योंकि हर तरफ अभी आरोप लग रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को जब बीजेपी ने, एनडीए गठबंधन ने अपने में शामिल किया तो उन्होंने ही एनडीए गठबंधन का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे स्थिति में अजीत पवार को मनाने के प्रयास चल रहे हैं। हाल के समय में अगर दो बयान आप महाराष्ट्र की राजनीति में आपने सुने होंगे, सुप्रिया सुले जो शरद पवार की पुत्री हैं उनके बयान और शरद पवार के बयान। शरद पवार ने भी स्पष्ट तौर पर कर दिया कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है। अजीत पवार पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये सुप्रिया सुले ने भी कहा था। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अगर हम लोग देखें, सोचिए ये बयान कितने चौंकाने वाले बयान हैं। एक तरफ अजीत पवार एनडीए गठबंधन में उप मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री हैं, और दूसरी तरफ शरद पवार ये बयान दे रहे हैं। स्पष्ट है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले इन सबों का ये समझाने का प्रयास है अजीत पवार को कि अजीत, अगर आप एनडीए गठबंधन में होते हैं तो आप वर्तमान में तो आप लाभ में हैं, क्योंकि अगर इस समय हम लोग महाराष्ट्र विधानसभा के तस्वीरों को देखते हैं इस समय की, वहां पे एनडीए काफी मजबूत है। यानी क्योंकि 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, फिर उसमें अजीत पवार अपने खेमे के विधायकों को लेके आए हैं, एकनाथ शिंदे अपने खेमे के विधायकों को लेके आए हैं, तो उनकी स्थिति काफी मजबूत है। महाराष्ट्र की सरकार काफी मजबूत है इस समय, लेकिन विधानसभा में जो गणित मजबूत है वही जनता के बीच में वो गणित कमजोर होता हुआ, टूटता हुआ और लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे स्थिति में शरद पवार ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं अजीत पवार को कि अजीत पवार, आप वापस महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन में आ जाएं। तो एक इन सर्वे में देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो गठबंधन होते हैं मित्रों, वो गठबंधन पार्टियां अपने आप नहीं बनाती। गठबंधन बनाने के लिए पार्टियों को जनता मजबूर करती है। खुद कई सारे जो है कि सार्वजनिक रैलियों में शरद पवार ने यही बयान दिया
कि अभी महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है इस समय वो राजनीति पूरी तरह से बीजेपी के विरोध में है, इसलिए वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। ये मामला काफी गर्म है और ये तमाम सर्वे उस समय आ रहे हैं मित्रों जिस समय की इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होने वाली है। महाराष्ट्र की राजनीति को काफी गंभीरता के साथ हम लोगों को समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र अगर हम लोग देखें तो जो शिवसेना है वह भारतीय जनता पार्टी की काफी लंबे समय से काफी पुरानी अलायंस थी बाला साहेब ठाकरे के दौर से, और शिवसेना बीजेपी का गठबंधन एक काफी मजबूत गठबंधन था। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में मतभेद की स्थिति बनी और फिर उद्धव ठाकरे विपक्षी खेमे में आते हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके कार्यकाल को भी काफी अच्छे कामों के लिए वहां पे याद किया जाता है। और जिस तरह से जबरन ईडी का प्रयोग करके, क्योंकि तो तमाम एकनाथ शिंदे सहित जो तमाम लोग टूट कर आए उसमें माना जाता है कि ईडी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अभी भी ईडी छत्तीसगढ़ में काफी ताकत का प्रयोग कर रही है, ईडी झारखंड में काफी ज्यादा जो है कि बल प्रयोग की स्थिति कर रही है। उसके बारे में तो मैं विस्तार से बाद में वर्णन करूंगा। लेकिन जब ईडी का प्रयोग करके उद्धव ठाकरे सरकार को तोड़ा गया, उस सरकार को गिरा के बीजेपी ने जब ये सरकार बनाई तो महाराष्ट्र के लोगों में प्रथम संकेत तो ये गया कि किस तरह से जबरन जो है बाला साहेब के पार्टी के ऊपर एक प्रहार की स्थिति हुई, और वो स्थिति दिल्ली से हुई। इससे मराठी मानुष की स्थिति में उद्धव ठाकरे जिनकी स्थिति कमजोर करने का प्रयास चाणक्य अमित शाह ने किया, उल्टे उनकी स्थिति मजबूत हो गई। जो स्थिति उद्धव ठाकरे के साथ हुई वही स्थिति अब शरद पवार के साथ भी होते हुए नजर आ रही है। शरद पवार के साथ भी कहीं न कहीं सिंपैथी फैक्टर जुड़ता हुआ जा रहा है। आप सोचिए कि जिस तरह से अजीत पवार ने कहा था कि शरद पवार तब 83 वर्ष के हो चुके हैं, वो तो बुजुर्ग हो चुके हैं, तमाम उनके उम्र के ऊपर हमला किया गया था। शरद पवार ने बोला था कि मैं कोई बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं 93 साल यानी अभी भी 10 वर्षों तक और आगे भी राजनीति करूंगा। तो उनके साथ भी एक सिंपैथी का फैक्टर जुड़ रहा है। यही कारण है कि वो बार बार अपने भतीजे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब जनता के बीच में जो संकेत गया है वहां पे, आप सोच के देखिए कि इन तमाम सर्वे में जो वोट प्रतिशत है, अगर एक तरह से हम लोग व्याख्या करें, प्रथम नजर में आपको लग सकता है कि इंडिया गठबंधन में क्या है। एक तो ठीक है, कांग्रेस है, वहां पे टूटी फूटी हुई शिवसेना है, टूटी फूटी हुई एनसीपी है, वो कैसे लड़ाई जीत सकती है। लेकिन यही है भारतीय राजनीति की असली तस्वीर। जब आप अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर तमाम एजेंसियों का प्रयोग करके, दुरुपयोग करके उसे कमजोर करते हैं तो जनता के सहानुभूति का फैक्टर उनके साथ जुड़ता है और फिर उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती है। ये बहुत ही एक राजनीति का सामान्य गणित है। उस सामान्य गणित को समझने में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह से गड़बड़ी हुई। यही कारण है कि कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने देखा था कि अमित शाह प्रयास अब ये कर रहे हैं कि क्यों नहीं भतीजे को लाए हैं, काम नहीं बन पा रहा है। यानी अजीत पवार को तो पार्टी में लाए हैं लेकिन उससे कोई उन्हें विशेष लाभ की स्थिति नहीं हुई। एकनाथ शिंदे को लाए हैं, फिर भी पार्टी जो है कि वो हारने के कगार पे है। ये सर्वे में आपको दिख रहे हैं ये आंकड़े 20 और 28 के आंकड़े, लेकिन महाराष्ट्र के जो जमीनी तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो हम लोग मैदान को समझ पा रहे हैं, मैदान से जो आंकड़े आ रहे हैं मित्रों, वो बिल्कुल एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मैदान से जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्टिंग है उसके अनुसार एनडीए इकाई के आंकड़े में रह सकती है दहाई, यानी एनडीए के लिए 10 का आंकड़ा छूना मुश्किल चीज है। भले ही इस सर्वे में आप उसे 20 को देख रहे हैं, लेकिन जमीन की स्थिति वर्तमान में ये तमाम पुराने अनुभवी लोग बता रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो यह 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में महाराष्ट्र में काफी अच्छी ओपनिंग हुई थी, बीजेपी 13 लोकसभा सीटों को जीती थी। आप तो खुद ही देख रहे हैं कि बीजेपी की सीटें किस तरह से घटती चली जा रही हैं, उसका भी रिकॉर्ड टूटने का आसार है। यानी इस समय जब पूरे देश 2023 के बाद अब 2024 लोकसभा चुनाव की तरफ अग्रसर हो रहा है, वहां महाराष्ट्र लगातार एनडीए गठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है और इंडिया गठबंधन के लिए स्वागत के लिए जो है कि वो फूल बिछा रहा है। महाराष्ट्र के राजनीति ने कहीं न कहीं बीजेपी को और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे स्थिति में बीजेपी अब शरद पवार को शामिल करने के लिए कई तरह के दावपेच कर रही है। कई तरह के न्यूज जो है कि आप लोगों ने सुने भी होंगे कि प्रस्ताव दिया गया है उन्हें
कि वो चाहें तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष बन जाएं। शरद पवार अगर शामिल होते हैं एनडीए गठबंधन में तो उन्हें कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले को भी केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। तो तमाम लोगों के लिए तमाम ऑफर है। उनके पार्टी के अन्य जो वरिष्ठ लोग हैं उनके लिए राज्य मंत्रिमंडल की जगह की स्थितियां हैं। दूसरी तरफ ये भी स्थिति आ रही है कि जब बीजेपी को लग रहा है कि अब स्थितियां उल्टा पड़ने की स्थिति है, अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वित्त मंत्री बनाया गया। सोचिए कितने महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन स्थितियों में जब बीजेपी को लग रहा है, एनडीए को ये लग रहा है कि अजित पवार भी छिटक के जा सकते हैं, तो वैसे स्थिति में सत्ता के गलियारों में यह भी चर्चा में है कि अजित पवार को रोकने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री का भी पद दिया जा सकता है। अब बीजेपी के लिए स्थिति यह है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का अपग्रेडेशन हुआ है तमाम परिस्थितियों के इस पूरे तोड़फोड़ के मामले को लेके, 2014 से 2019 तक 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। अब उप मुख्यमंत्री तो वो बने ही बने जब एकनाथ शिंदे एक तरह से मुख्यमंत्री बने और वो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद सेकंड जब ऑपरेशन हुआ एनसीपी का, तो उप मुख्यमंत्री के उनके बराबर के पैरेलल पद पे अजित पवार को बैठा दिया गया। सोचिए कि उनके डिमोशन की कितनी स्थितियां बनी, और उल्टे देवेंद्र फडणवीस से वित्त विभाग लेकर वो भी जो है कि दे दिया गया अजित पवार को। ऐसे स्थिति में बीजेपी के अंदर भी एक उहापों की स्थिति है, यानी गुटबाजी की स्थिति नजर आ रही है। गुटबाजी की स्थिति एकनाथ शिंदे समूह में नजर आ रही है। यानी जितना ही ज्यादा बीजेपी अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, पार्टी के अंदर के विभिन्न तनावों को संभालने में बीजेपी की कठिनाई में उतनी ज्यादा ही वृद्धि हो रही है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में भी आपको कई तरह के भूचाल आपको सुनाई देते रहेंगे, लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि जैसे जैसे 2023 सरकता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अब तक टीम इंडिया की सीटें बढ़ती चली जा रही हैं और एनडीए की सीटें घटती चली जा रही हैं। और बार बार मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटों के साथ दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। आखिर वहां पे जो इतने भारी सीटों का नुकसान एनडीए को हो रहा है, उसकी भरपाई एनडीए कहां से करेगी? नमस्कार मित्रों।